हेलो एवरीवन। टेक्सटाइल फाइबर्स जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हैं उनमें से एक टेक्सटाइल फाइबर है ऊन या वूल, जो प्रकृति ने कुछ जानवरों के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाया है। आज हम इसी रेशे के बारे में, उसका जनरल इंट्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वूल, ऊन का परिचय और निर्माण प्रक्रिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊन प्रोटीन से बना हुआ प्राकृतिक एनिमल फाइबर है। ये रेशा मुलायम, घुंघराला और सघन होता है और ये भेड़ से प्राप्त होता है। ये अन्य वस्त्रोपयोगी रेशों या टेक्सटाइल फाइबर्स की अपेक्षा थोड़ा मोटा, खुरदुरा और क्रिम्प्ड रेशा है। इसके अंदर छोटे छोटे क्रिम्प्स होते हैं, घुंघरू होते हैं या घुंघराला इसकी सतह होती है, और इसके साथ साथ ही उस सतह पर छोटे छोटे बालों जैसी संरचना, जिन्हें हम स्केल्स कहते हैं, वो संरचनाएं पाई जाती हैं। ऊनी रेशा कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, किस क्वालिटी का होगा, उसकी संरचना, उसकी अपीयरेंस, ये सभी निर्भर करता है कि ऊन भेड़ों की किस नस्ल या प्रजाति से प्राप्त की गई है, उन भेड़ों को कैसा आहार मिला, उनके आहार पर भेड़ों का स्वास्थ्य, भेड़ों की देखभाल कैसी हुई है, उनका पालने का तरीका कैसा है, और उनके रहने सहने के स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। अधिक ठंडे प्रदेशों के जो भेड़ होते हैं उनसे प्राप्त होने वाली ऊन नर्म, कोमल, महीन और लंबे रेशे वाली होती है, जबकि गर्म प्रदेश के भेड़ों से प्राप्त ऊन जो रेशा होता है वो कड़ा होता है, रूखा, खुरदुरा और छोटा प्राप्त होता है। जो रेशे बारीक, नर्म और गर्म होते हैं उनमें स्केल्स की संख्या अधिक होती है, और जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, जबकि मोटे और कम गर्म रेशों में स्केल्स की संख्या कम होती है और स्केल्स खुरदुरे भी होते हैं। ऊनी रेशा बहुत अधिक प्रत्यास्थ और प्रतिस्कंद होता है, यानी ये इसमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है, इसको खींचने पर बहुत अच्छे से खिंच जाता है और रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही इसमें सलवटें नहीं पड़ती, आप इसको कितना भी दबा दें, जब आप इस पर से प्रेशर हटाते हैं तो उस समय ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पर फिर से आ जाता है। इसे कहा जाता है रेजिलियंसी या प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता बहुत अच्छी होती है ऊनी रेशे की। ये जल का अच्छा अवशोषक होता है और साथ ही नमी को तुरंत अवशोषित कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। अगर हम इसे जलाते हैं तो कपास की अपेक्षा अधिक ताप पर यह जलता है, आग फैलने की दर भी इसमें कम होती है, और ये रेशा स्थिर विद्युत आवेशों का प्रतिरोध करता है। अगर हम ऊनी रेशे और ऊनी वस्त्रों के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें, इतिहास में किस प्रकार ये रेशा पाया जाता था या किस तरीके से काम होता था, तो इसके बारे में जो रेशा प्राप्त होता है ये मुलायम, घुंघराला और सघन रेशा है जो भेड़ों से प्राप्त होता है। ऊनी रेशे से कताई करके धागे का निर्माण करने की कला ईसा से 4000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी। संभवतया ऊन ऐसा पहला एनिमल फाइबर है जिसका प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया गया, और ये माना जाता है कि सबसे पहले ऊनी रेशों से ऊनी वस्त्र का निर्माण इंग्लैंड में किया गया। ऊन से बने वस्त्र अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, गर्माहट, कोमलता तथा आकर्षक स्वरूप के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। भारत में भी बहुत ही प्राचीन काल से ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। विशेष रूप से कश्मीर के अत्यंत सुंदर और डिज़ाइनर पश्मीना शॉल पूरे विश्व में अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे। ऊनी रेशों से प्राचीन समय में भी लोई, गर्म चादरें, फिरन, शॉल, स्वेटर आदि बनाए जाते रहे हैं। अब हम जानते हैं ऊनी वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से
ऊनी रेशे को प्राप्त किया जाता है और फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है भेड़ों से ऊन काटकर एकत्र करना, यानी शेयरिंग ऑफ शीप। सबसे पहले भेड़ की त्वचा पर से, उसके शरीर पर से बालों को काट करके अलग किया जाता है। और ये काम कितनी बार किया जाएगा वर्ष में, ये वहाँ की जिस स्थान पर भेड़ रह रहे हैं उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है। भारत में 2 बार ऊन की कटाई की जाती है, मार्च में और सितंबर में। कहीं कहीं जहाँ हेयर ग्रोथ ज़्यादा है भेड़ों की, वहाँ पर साल में 3 बार भी कटाई कर दी जाती है। भेड़ों की शेयरिंग करने से पहले, कटाई करने से पहले उनको अच्छे से साफ पानी से नहलाते हैं। उसके बाद उनमें कीटाणुनाशक घोल से उनको नहलाया जाता है। और फिर 2 तरीके से ये कटाई शेयरिंग की जा सकती है, हाथ से या मशीन से। भेड़ को अच्छे से पेट के बल लिटा दिया जाता है और फिर उसके को पकड़ लेते हैं पैरों को, और फिर उसके बाद में सबसे पहले पेट का बाल उतारते हैं, उसके बाद पीठ का, सिर का और फिर अन्य जगहों के बाल उतारे जाते हैं। तो कई तरीके से, क्योंकि हर स्थान से मिलने वाला भेड़ के किस पार्ट से, किस बॉडी पार्ट से बाल लिया गया है उस पर भी क्वालिटी निर्भर करती है। इसीलिए अलग अलग स्थानों से जो बाल इकट्ठे किए जाते हैं उनको अलग अलग ही उनकी सॉर्टिंग की जाती है या ग्रुप्स बनाए जाते हैं। दूसरा स्टेप है छँटाई और श्रेणीकरण। अब क्योंकि भेड़ के शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के बाल प्राप्त होते हैं या अलग अलग क्वालिटी के रेशे प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग तरीके से इनकी ग्रेडिंग की जाती है। लंबाई के आधार पर जब इसका श्रेणीकरण करते हैं तो 2 इंच तक के ऊनी रेशों को सिंगल अल्फ़ाबेट ABCD से दर्शाया जाता है। लेकिन अगर ऊनी रेशे की लंबाई 2 इंच से अधिक है तो उसके लिए 2 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे AA, BB, CC और DD, इस तरीके से। दूसरा जो ग्रेडिंग होती है वो उनकी बारीकी या महीनता के आधार पर होती है। इसमें A ग्रेड दिया जाता है फाइन क्वालिटी के फाइबर को, B ग्रेड होता है मीडियम फाइन, C जो थोड़ा और मोटा हो, और D अधिक मोटे और खुरदुरे रेशे को। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सफाई और धुलाई, क्लींजिंग एंड स्काउरिंग। छटाई में जब उनकी ग्रेडिंग कर दी जाती है, सॉर्टिंग कर दी जाती है क्वालिटी के आधार पर, तब ऊनी रेशे की सफाई और धुलाई की जाती है। ऊन के रेशे में भेड़ों के शरीर से निकला हुआ पसीना होता है, उसके साथ जुड़ी हुई चिकनाई होती है, धूल मिट्टी और कई तरह की गंदगियाँ होती हैं जिन्हें साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऊन की धुलाई के लिए 3 चरण को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला है साबुन के घोल में धोना, स्काउरिंग विद सोप सॉल्यूशन। इस प्रक्रिया में मशीनों में रैक लगे होते हैं, ऑटोमेटिक रैक्स, जो ऊन को साबुन के घोल में अच्छी तरह से डुबोते रहते हैं और निचोड़ते रहते हैं। कहीं कहीं पर हाथों से भी ये काम किया जाता है, लेकिन आजकल मशीन से ये काम किया जाता है। कई टैंक्स बना दिए जाते हैं। पहले टैंक में साबुन का घोल रहता है, दूसरे और तीसरे और चौथे इन टैंक्स में साफ पानी रहता है। तो जिस तरह से हम अपने कपड़ों को पहले साबुन के घोल से धोते हैं और फिर उसकी रिंसिंग या निचोड़ना किया जाता है, खंगालना किया जाता है साफ पानी के अंदर, तब तक हम निचोड़ते हैं जब तक उसमें से पूरा साबुन निकल नहीं जाए। वही प्रक्रिया इंडस्ट्रियल लेवल पर भी की जाती है। साबुन के घोल के टैंक में से निकालते हैं, फिर उसे निचोड़ करके साफ पानी में से निकालते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे टैंक्स में। तब तक साफ पानी में से ऊनी रेशों को निकाला जाता है जब तक उनमें से साबुन पूरी तरह से नहीं निकल जाए। इसके बाद रेशों को थोड़ी सी गर्म हवा या भाप लगाई जाती है, जिससे रेशे बहुत साफ होकर के और उनमें चमक भी अच्छी सी आ जाती है और रेशे मुलायम हो जाते हैं। इसी
प्रक्रिया का दूसरा स्टेप है सफाई और धुलाई का वाष्पित घोलक या वाष्पशील विलायक के द्वारा धुलाई, स्काउरिंग बाय वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऊनी रेशे में चिकनाई बहुत सारी होती है, भेड़ के शरीर से निकला हुआ पसीना भी होता है, ग्रीस भी होती है, उसको हटाने के लिए कुछ कार्बनिक विलायकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके घोल में ऊनी रेशों को डाला जाता है, जिससे चिकनाई घोल में निकल जाती है और उसके बाद रेशों को हवा में सुखा दिया जाता है। तो ये क्योंकि सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये वाले, ये वाष्पशील होते हैं, इवापोरेट होने वाले होते हैं, तो हवा में छोड़ देने पर ये खुद ही उसमें से उड़ जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। तीसरा स्टेप है इसमें कार्बोनाइजिंग। दोनों विधियों से रेशे साफ किए जाते हैं, पहले साबुन के घोल से, फिर वोलेटाइल सॉल्वेंट के घोल से। उसके बाद भी कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ ऊनी रेशे के अंदर रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को साफ करने के लिए कार्बोनाइजिंग की जाती है। कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में दो एसिड्स लिए जाते हैं, दो प्रकार के अम्ल लिए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इन अम्लों से रेशों को धोया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है कार्बोनाइजिंग। इससे रेशे में सभी तरह की अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं और रेशे बहुत ही साफ सुथरे और हल्के हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सुखाना या ड्राइंग। जब रेशों को अच्छे से धो दिया है उसके बाद उन्हें सुखाया जाता है। ऊनी रेशों को कभी भी पूरी तरह नहीं सुखाना चाहिए, वरना रेशों की चमक खराब हो जाती है और रेशे रूखे, कड़े, खुरदुरे हो जाते हैं। इसलिए इनमें लगभग 12 से 16% की नमी मेंटेन करी जाती है, बने रखनी दी जाती है। तो जब ये सुखाने की प्रक्रिया की जाती है उस समय पर इन्हें धूप में नहीं डाला जाता, बल्कि रेशों के ऊपर स्टीमिंग की जाती है, इनके ऊपर भाप डाली जाती है, जिससे गर्म हवा और भाप के प्रभाव से ये काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, लेकिन इनकी मुलायमपन, इनकी चमक और फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन ये बना हुआ ही रहता है। नेक्स्ट स्टेप है ऑयलिंग या तेल लगाना। सुखाने के बाद में रेशे थोड़े से रूखे हो जाते हैं, तो उनमें जो कड़कपन आता है या रूखापन आता है उसे ख़त्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल रेशों में लगाया जाता है, और इसके लिए जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल को यूज़ किया जा सकता है, या फिर ग्लिसरीन या किसी तरह की जानवर की चर्बी को लगाकर के लिए इन रेशों के ऊपर 2 सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। इससे रेशे नरम हो जाते हैं और चिकने भी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मिश्रित करना या ब्लेंडिंग। इस प्रक्रिया में बहुत सारी तरह के ऊनी रेशों को मिलाया जाता है। एक से ज़्यादा तरह के अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, और उन सभी को मिक्स करते हैं ताकि ऊन की मजबूती अच्छी हो और कीमत भी इस लेवल पर आ जाए कि ऊनी रेशा सभी लोगों की अप्रोच में हो सके, सभी लोगों के लिए सुलभ हो सके। क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी के ऊन से बनने वाले कपड़े बहुत अधिक कीमती होते हैं और लो क्वालिटी से बनने वाले कपड़ों में गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, उनकी अपनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसीलिए इस तरीके से रेशों को ब्लेंड किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, ताकि एक मध्यम गुणवत्ता वाले, मीडियम क्वालिटी वाले रेशों का, धागों का और वस्त्रों का निर्माण किया जा सके। दूसरे रेशों के साथ में अगर ब्लेंडिंग करनी होती है तो वो भी इसी स्टेप में की जाती है। नेक्स्ट स्टेप है कार्डिंग। इसको हमने कपास या कॉटन में भी पढ़ा था। रेशों की कार्डिंग की जाती है ताकि उनमें से बहुत छोटे रेशों को अलग किया जा सके और जो रेशे हमें काम में लेने हैं वो एक दूसरे के समानांतर हो सकें। तो ऊनी रेशों को भी कार्ड स्लाइवर के बीच में से पास किया जाता है। कार्ड स्लाइवर धातु के बने हुए रोलर्स के सेट होते हैं, जिनमें बहुत बारीक बारीक धातु के वायर या दांते लगे होते हैं।
जो लंबे रेशे हैं वो इन वायर्स के बीच में फंस जाते हैं और छोटे रेशे, धूलकण, गंदगी और अशुद्धियाँ ये सभी निकल जाते हैं। सामान्य वुलन फाइबर बनाने के लिए या वुलन यार्न बनाने के लिए कार्डिंग के बाद सीधे ही आगे का स्टेप किया जाता है, लेकिन अगर वर्स्टेड या अच्छी क्वालिटी के वुलन यार्न्स बनाने हैं तो उसके लिए अगला जो स्टेप किया जाता है वो है कॉम्बिंग या कंघी करना। जिस तरीके से हम अपने बालों के लिए कंघी करते हैं उनको सीधा और समांतर बनाने के लिए, उसी प्रकार वुलन फाइबर्स को भी एकदम सीधा और समानांतर करने के लिए कॉम्बिंग की जाती है। और इस प्रक्रिया में जितने भी लंबे और बड़े रेशे होते हैं वो 100% एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। छोटे रेशे उनमें से निकल जाते हैं। कम लंबाई के जो रेशे होते हैं, छोटे रेशे, वो छट करके अलग हो जाते हैं। साथ ही जो भी धूल कण या अशुद्धियाँ या गंदगी होती है वो सब भी रेशों में से अलग हो जाती है और फिर रेशों से कार्ड स्लाइवर बना दिया जाता है। इस स्थिति में जो ऊन के लंबे सीधे रेशे होते हैं उनको टॉप्स कहते हैं और उनको दूसरे रेशों के साथ में मिला करके बहुत सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग या खींचना या ड्राफ्टिंग। ये प्रक्रिया टॉप्स पर की जाती है और उन टॉप्स पर जिनसे हमें वर्स्टेड फैब्रिक बनाना होता है। कई सारे टॉप्स को या स्लाइवर्स को एक दूसरे के साथ में ब्लेंड करते हैं और फिर उन्हें तेज़ी से खींचा जाता है। इस खींचने की प्रक्रिया में जो मोटे स्लाइवर्स हैं वो पतले हो जाते हैं और उन्हें अब हल्के हल्के से ट्विस्ट दे दिए जाते हैं। रोविंग की प्रक्रिया इसे कहा जाता है और फिर अब इन रोविंग्स को कताई के लिए या स्पिनिंग के लिए ले जाया जाता है। कताई की प्रक्रिया में ऊन के लिए म्यूल स्पिनिंग फ्रेम को ज़्यादा काम में लिया जाता है, जबकि कॉटन के लिए रिंग स्पिनिंग फ्रेम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। म्यूल स्पिनिंग फ्रेम की स्पीड रिंग स्पिनिंग फ्रेम की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, लेकिन इससे जो यार्न की क्वालिटी निकलती है, धागे की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और ये धागा जो बनता है वो मोटा होता है, सॉफ्ट और फजी होता है। अब जो ऊनी धागा बन गया है कताई की प्रक्रिया के द्वारा, उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आमतौर पर वुलन फैब्रिक को वीविंग के माध्यम से नहीं बनाया जाता। निटिंग इसके लिए ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है। निटिंग के माध्यम से ही, चाहे वो फार्म निटिंग हो या वेफ्ट निटिंग हो, इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन वीविंग का प्रयोग भी अब किया जाने लगा है वस्त्र निर्माण के लिए और इसके लिए जो वीव्स यूज़ होती हैं वो मोस्टली प्लेन वीव या ट्विल वीव होती हैं। वीविंग या निटिंग किसी भी विधि से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो रोएदार, थोड़े मोटे और फजी वस्त्र बनते हैं और अगर उनमें रोएं ज़्यादा हो तो फिर वो वस्त्र बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए फाइन यार्न और उससे फाइनर फैब्रिक बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है भराई या फुलिंग। जब वुलन फैब्रिक बन जाते हैं, बन करके तैयार हो जाते हैं, तब इनमें बीच बीच में रेशों के बीच धागों के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और इस स्पेस को ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी हल्के बने हुए या कम सघन दिखाई देते हैं और मोटे भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इनकी रचना को सघन बनाने के लिए और कपड़ों को आकर्षक दिखाने के लिए जो वस्त्र होते हैं उनको साबुन युक्त गर्म पानी में दबा दबा करके घुमाया जाता है, कूटा जाता है। इससे रेशों की आपस में दूरी भी कम हो जाती है और धागों की भी बीच का गैप कम हो जाता है। इससे धागे एक दूसरे के साथ में उलझते जाते हैं और बीच का एयर स्पेस या बीच का खाली स्थान कम हो जाता है, जिससे वस्त्र की मोटाई भी कम हो जाती है और वो देखने में सघन या घना बुना हुआ प्रतीत होता है।
इसके साथ साथ ही उसकी संरचना में जो रोएं या स्केल्स बाहर उठ रहे होते हैं वो सभी दब जाते हैं और वस्त्र की सतह भी चिकनी और आकर्षक हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है ब्लीचिंग एवं रंगाई, ब्लीचिंग एंड डाइंग। ऊनी वस्त्रों की जब फुलिंग हो जाती है तब उनके अंदर जो भी उनका नेचुरल कलर है या पीलापन है उसको हटाने के लिए और सफ़ेदी लाने के लिए इनकी ब्लीचिंग की जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऊनी रेशों के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है और इसका प्रयोग करके ही ऊनी धागों को या ऊनी वस्त्रों को सफ़ेद बनाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रॉन्ग ब्लीच या तीव्र विरंजक हम काम में लेते हैं तो ऊन के रेशे निर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं, उनका कलर भी खराब हो सकता है। ब्लीचिंग के बाद में ऊनी रेशों की रंगाई की जाती है। इसके लिए रंगों का घोल बना करके उसके अंदर ऊनी रेशों को उबाला जाता है या ऊनी वस्त्रों को उबाला जाता है। रंग ऊनी रेशों पर पक्के चढ़ते हैं, सभी जगह पर एक से चढ़ते हैं। वेट कलर्स, इंडिगो डाइज और कुछ और एसिड कलर्स होते हैं जो इसके लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं, उपयुक्त होते हैं और बहुत सारे शेड्स इन कलर्स के ऊनी रेशों पर चढ़ाए जा सकते हैं। ऊनी वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया का आखिरी स्टेप है फिनिशिंग, परिसज्जा एवं परिष्कृति। जो वस्त्र तैयार हुए हैं उनको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए, उनमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए और कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर डालने के लिए, विशेषताएं बनाने के लिए कुछ विशिष्ट परिसज्जाएं दी जाती हैं। जैसे अगर रेशे और स्केल्स बाहर निकल रहे हैं तो उनको काटने के लिए या सतह को चिकना बनाने के लिए भाप दिया जाता है, झुलसाया जाता है। कई बार सलवट प्रतिरोधी बनाने के लिए भी इस तरह की परिसज्जा दी जाती है ताकि इनमें किसी भी तरह की सिकुड़न ना हो और सलवटें भी ना पड़ें। इसके साथ साथ ही कुछ और परिसज्जाएं जो इसकी सतह को और आकर्षक बनाने के लिए दी जा सकती हैं, या क्योंकि इनमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसके लिए भी कुछ विशिष्ट परिसज्जाएं दी जा सकती हैं। इस प्रकार से ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है और ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।